अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे एक हौलनाक वाकया जो पाकिस्तान में हुआ। एक नौजवान के साथ कितनी ज्यादती हुई और उस नौजवान का ताल्लुक किस इलाके से था, उस नौजवान के साथ क्या आगे जाके उस बेचारे को केस में इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान की एलीट क्लास में क्या होता है। ये तमाम डिटेल से स्टोरी आज आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब ये मुस्तफा आमर का एक बड़ा हौलनाक सा वाकया है और मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। और यकीन करो कि जब भी मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ या कुछ चीज़ें देखता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट इस टाइप की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो ज़ाहिर है सबको डिस्टर्ब करती हैं और मेरा ख्याल है इसमें पूरा मुल्क ही डिस्टर्ब होगा। लेकिन ये जो वाकया है ये सिर्फ एक वाकया है, याद रखें। ऐसे हज़ारों वाकयात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि स्टेट जो है वो किसी जगह पर नज़र ही आपको नहीं आ रही। अब ये मुस्तफा आमर का जो केस है, मैं पहले उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे शेड्स हैं जो शायद पहली मरतबा सामने आ रहे हैं। और फिर ये एक स्टेट को क्या करना चाहिए और इसके अंदर मुहर्रकात क्या हैं जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये मुस्तफा आमर जो है वो ज़ाहिर कराची का एक बच्चा है, 23 साल उसकी उम्र है और वालदा वजीहा आमर जो है ना उनकी वालदा हैं। और ये 6 जनवरी को अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया और उसके बाद फिर गायब हो गया। और इसकी वालदा फ़ोन करती रही, फ़ोन स्विच ऑफ था, फिर उसने तलाश करना शुरू किया, वो मिल नहीं रहा था। फिर वो थाने चली गई, थाने में उसने रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं हुई। पुलिस ने ऐसे ही जो होता है ना, जो जब भी आप जाएंगे वो कहेंगे किसी दोस्त के पास गया होगा, आ जाएगा, या आपसे नाराज़ होकर चला गया, टालते रहते। और या आप जाके हॉस्पिटल चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि उसने शराब पी और वहाँ पे बेहोश पड़ा हो, या आप जाके किसी थाने में चेक करें, या आप जेल में चेक कर लें कि कहीं वहाँ ना हो, या वो कहीं बाहर चला गया होगा, जी आ जाएगा। अमूमन पुलिस यही करती है। तो पुलिस ने यही किया उसके साथ, जी फिक्र न करे आ जाएगा। अम्मा जी क्यों आप परेशान हो रही हैं, बीबी क्यों आप डिस्टर्ब कर रही हैं, हमें क्यों बार बार कहती हैं, आपकी रिपोर्ट लिख ली है और जिस दिन हमें मिलेगा आपको बता देंगे वगैरह वगैरह, इस टाइप का सारा मामला था। लेकिन सारे माँ है और उसका जवान बेटा है वो गायब है, तो ज़ाहिर है माँ को करार कैसे आ सकता है। तो फिर उन्होंने खुद ही वालदा ने उसके जो दोस्त हैं उन सबको फ़ोन करना शुरू किया और सारे दोस्त एक्टिव हो गए सिवाय एक दोस्त के जिसका नाम अरमगान कुरैशी है। ऐसे ही ना जी। तो अरमगान कुरैशी जो था उसको जब वो फ़ोन करती थी तो फ़ोन अटेंड नहीं करता था, और जब फ़ोन अटेंड करता था तो जवाब नहीं देता था। और जब बार बार वजीहा उनको फ़ोन करती रही और उसकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया तो फिर उन्हें थोड़ा सा शक हुआ। फिर उन्होंने कहा कि बेटा आप एक बार आ जाओ मेरे पास, आके मेरे पास बैठ के बात तो सुन लो मेरी, हो सकता है आपको मेरी मदद कर सको। तो फिर बच्चे ने बाकायदा बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अरमान ने कहा आप मुझे फ़ोन क्यों कर रही हैं आंटी, आप क्या समझते हैं कि मैं फारग बैठा हूँ, मैं इतना वेला हूँ कि मैं आपकी बात पे आ जाऊँगा, आपका बेटा ही चला गया होगा, मैं उसका क्या कर सकता हूँ। तो नहीं ड्रग्स पे लगाना था उसको, ड्रग्स कंट्रोल करने थे उसका, वगैरह वगैरह, इस टाइप की उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तो ज़ाहिर है फिर उसने वालदा ने सीरियस लेना शुरू कर दिया कि इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। लेकिन जिस वक्त ये वाकया हुआ तो उसी रात फिर एक कॉल आ गई जो बाहर के किसी नंबर से, और वजीहा को, आमर को कॉल आ गई और उस कॉल के जरिए रैंसम मांगा गया कि अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हैं तो इतने पैसे आप हमें दे दें। अब ये जो रैंसम की कॉल है वो कराची के अंदर बड़ी सीरियस ली जाती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची एक वक्त था कि वो रैंसम की कॉल्स का हब था, वहाँ पे भत्ते की बाकायदा पर्चियाँ चलती, वहाँ पे लोगों को अगवा करके बाकायदा उनसे पैसे वसूल किए जाते थे। बल्कि एक शॉर्ट टर्म रैंसम जो था ना, एक वो भी टर्म चल पड़ी थी, उसके बाद शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। वो इस तरह करते थे कि बंदे को उठाते थे, उठा के सड़क के ऊपर लेके फिरते रहते थे और इस दौरान निगोशिएट करते रहते थे उसकी फैमिली के पास के साथ कि जनाब आधा घंटा 1 घंटा अगर आप इतने पैसे दे दें। वो करोड़ों से स्टार्ट करके लाखों पे लेके आते थे, 10-15 लाख रुपए लेके उसको उसी वक्त सड़क के ऊपर छोड़ जाते थे। ये एक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग थी। उसका फायदा ये होता था कि आप दिहाड़ी लगाते चले जाते हैं, बजाय इसके कि बंदे को आप अपने पास रखें, उसकी हिफाजत करते रहें, और एक लंबी गेम करने के बजाय वो शॉर्ट टर्म गेम थे। ये तक कराची के अंदर हो गया था। तो उसके बाद ज़ाहिर है वो बिजनेसमैनों का शहर है, जब हर बिजनेसमैन के साथ ये हो गया तो सब ने मिलकर एक कमेटी बना ली और उस कमेटी ने फिर गवर्नमेंट को एक्टिव कर लिया। गवर्नमेंट को एक्टिव करने के बाद उसमें बहुत सारे इदारे शामिल हो गए। तो अब जब भी कराची के अंदर कोई बंदा रैंसम के लिए अगवा होता है तो फौरी तौर पे वो जो पूरा सेटअप है वो उसी वक्त एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो जब रैंसम की कॉल आई तो फिर एक्टिव हो गया सारा सिस्टम, सीपीएलसी एक्टिव हो गया। सीपीएलसी तो सीपीएलसी जो है वो एक्टिव हुआ। उसके बाद हमारी एजेंसियां भी एक्टिव हो गई, फिर उसमें आईबी एक्टिव हो गई, आईएसआई एक्टिव हो गई, स्पेशल ब्रांच वो एक्टिव हो गई, पुलिस एक्टिव हो गई। और जब उन्होंने मुस्तफा आमर की लोकेशन वगैरह चेक करनी शुरू की तो लास्ट जो उसकी लोकेशन थी वो अरगमान की निकली, मोबाइल लोकेशन। तो जब मोबाइल लोकेशन निकल आई तो फिर अरगमान जो था फिर उसको बुलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले फ़ोन किया कि आप थाने आए, तो उसने नहीं आया। उसके बाद पुलिस एक टीम जो पार्टी थी उसके घर चले गई, जैसे अमूमन होता है ऐसा, रेड किया। तो जब उसके घर चले गए तो वो एक किला नुमा घर था जिसके ऊपर वहाँ पे जो कैमरेज लगे हुए हैं, गेट बड़े बड़े हैं, अंदर को 30-40 गार्ड हैं और आर्म्ड गार्ड हैं। फिर वहाँ पे वो तार लगी हुई है, जो इलेक्ट्रिक तार है वो लगी हुई है, और ऐसा लगता है कि ये कोई कला है जिसको इतना सिक्योर किया गया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है और सारा कंट्रोल अरमगान के हाथ में। और ये कंट्रोल डिजिटल कंट्रोल है, बाकायदा जो है ना, तो स्मार्ट हाउस होते हैं कि लाइटें भी जो है वो अपने मोबाइल से ऑन कर रहे हैं,
लाइट्स भी मोबाइल से बंद कर रहे हैं, कैमरे भी आप मोबाइल से चला रहे हैं, गाड़ियाँ भी आप मोबाइल से चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम भी आपके साथ, गैस का सिस्टम, वो सारा जो जिसको स्मार्ट होम्स कहते हैं, तो सारा स्मार्ट होम का। तो अब जब वहाँ पे डीएसपी और उसके साथ जो टीम थी जब वहाँ पे पहुंची तो अंदर से अरगमान ने फायरिंग शुरू कर दी। तो ये एक यूनिक सा वाक़या था कि पुलिस तो वैसे गई थी उसको बुलाने के लिए, उसको इंटरव्यू करने के लिए, और अंदर से वहाँ से फायरिंग शुरू हो गई। अब उस फायरिंग से 100 डीएसपी जख्मी हो गया, फिर उनका एक कांस्टेबल था वो जख्मी हो गया। पुलिस ने बड़ी छुप छुपा के गाड़ियों के पीछे, दरवाजों के पीछे छुप के लेके जान बचाई अपनी। अब अंदर से ठीक ठाक किस्म की सारे वहाँ पे फायरिंग होती रही, 4 घंटे फायरिंग होती रही, और ये एक यूनिक सा वाक़या था। सेटल इलाका है और डिफेंस का इलाका है, डिफेंस 5 के अंदर इस किस्म की फायरिंग हो जाए तो सारे पूरी कराची की पुलिस हिल गई। पुलिस ने फौरी तौर पर वायरलेस कर दी, वायरलेस के बाद वहाँ पे पुलिस फोर्स आ गई और फायरिंग के बाद बहरहाल वो अंदर घुसने में कामयाब हो गए और उन्होंने अरगमान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको थाने ले गए। अब वो जो अरगमान है वो बेसिकली ड्रग ही है, एक ऐसा लड़का है जो ड्रग यूज़ करता है और एक्सेसिवली ड्रग यूज़ करता है, क्योंकि उसका हुलिया इस टाइप का, उसकी गुफ्तगू इस टाइप की। और ऐसे जो लड़के होते हैं अमूमन पुलिस को पता होता है कि इनके साथ कैसे निपटना है। इसको डील करने के लिए तशद्दुद नहीं किया जाता, बस उसके कोने में बैठा देते हैं और थोड़ा सा एम्बैरेस करते हैं उसको, और ना पानी देते हैं ना उसको खुराक देते हैं, और साथ ज़ाहिर ड्रग की सप्लाई बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो कांपना शुरू कर देता है, पहले वो रोता पीटता है, चिल्लाता है, शाउट करता है, ऊपर चढ़ता है, कहता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या कर दूंगा, धमकियाँ लगाता है, और उसके बाद मिन्नतें करनी शुरू कर देता है, फिर लेट जाता है, फिर बेहोश हो जाता है। ये सारा एक प्रोसेस होता है, पुलिस इस चीज़ से वाकिफ है। तो वो सारे शेड्स उसके ऊपर आए, धमकी लगाई उसने, तुम्हें पता नहीं क्या है, पैसे देने की ऑफर की उसने, तुम्हें इतने पैसे ले लो, फिर तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे वकीलों की लाइन लगा दूंगा और इतने लोग आ जाएंगे, फलां मिनिस्टर आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर अभी चल के आएगा, चीफ जस्टिस यहाँ आ जाएगा, तुम समझते क्या अपने, वगैरह सारा करने के बाद मिनटों पर आ गए। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि ये जो ड्रग की सप्लाई है वो तो मुझे नहीं मिलेगी, तो फिर उसने फौरी तौर पर मान लिया कि हाँ मैंने मार के उसको नदी में फेंक दिया था। ठीक, तो फ़ौरन ही इतराफ़ कर लिया, ताकि वो चाह रहा था कि उसको उसकी डोज मिल जाए। तो ज़ाहिर पुलिस के पास सिरा आ गया, तो उससे फिर अब रिमांड लेना था। रिमांड लेने के लिए जब वो थाने पहुंचे तो पता ही चला कि दूसरी पार्टी बड़ी एक्टिव हो गई, उसके पास पैसा भी था, इन्फ्लुएंस भी था, और वहाँ पे फिर जो ड्यूटी जज थे उन्होंने उल्टा पुलिस को लताड़ दिया कि तुम लोग अजीब हो, तुम्हारे ऊपर गोली चल गई, तुम वहाँ गए क्यों, तुम घुसे क्यों, और तुम अगर तुम्हें गोली वहाँ पे चली तो मरे क्यों नहीं तुम। फिर उसने कहा कोई रिमांड रिमोट नहीं है और जुडिशल कर दिया, उसको जेल भेज दिया। और जो बच्चे की मुस्तफ़ा आमर की जो वालदा थी वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसने देख लिया कि ये कंप्रोमाइज़्ड है, क्योंकि जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो भी उसकी वालदा को महसूस हुआ है कि कंप्रोमाइज़्ड है, क्योंकि अब तो पुलिस फेवर कर रही है, दूसरी पार्टी नहीं हो रहा था, केस प्लीड ही नहीं हो रहा, और दूसरी साइड पे जो जज साहब हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। तो उसने बड़ा फिर शोर मचाया, लेकिन अब कर क्या सकती थी, बेचारी औरत थी। तो अब ज़ाहिर है जो ऐसा जो मजलूम लोग हैं उनके पास एक ही मेथड होता है, एक ही ऑप्शन होता है, वो मीडिया का ऑप्शन होता है। मीडिया का ज़ाहिर है फरवरी के शुरू में मीडिया के पास कोई खबर थी नहीं, तो मीडिया ने इस खबर को प्ले अप करना शुरू कर दिया, और जब ये मीडिया पे आई तो उसके बाद फौरी तौर पर गवर्नमेंट एक्टिव होगी, पुलिस भी एक्टिव होगी और दूसरी एजेंसीज भी एक्टिव होगी, और उन्होंने फिर ज़ाहिर है फिर ये पुलिस हाई कोर्ट चलेगी, और हाई कोर्ट के जज साहब उस वक्त तक समझदार हो चुके थे, इस वजह समझदार हो गए कि मीडिया के अंदर खबर आ गई हुई थी। तो उस पर फिर उन्होंने पुलिस को सपोर्ट करनी शुरू की, उन्होंने रिमांड दिया, और उसके बाद फिर इसको अरगमान को गिरफ्तार किया गया। फिर उसका एक दोस्त है शिराज, जो यहाँ शिराज की एंट्री हुई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शिराज की लोकेशन भी आ रही थी, और शिराज और ये दोनों इंटरकनेक्टेड थे। फिर ये दोनों उस रात इकट्ठे कहीं आते जाते रहे, इन दोनों के मोबाइल फ़ोन जो थे वो साथ साथ चलते रहे। तो वहाँ से ये पता चला कि शिराज जो है ना, उसी टाइमिंग के दौरान जब मुस्तफ़ा आमर था वहाँ पे शिराज भी था, फिर उसी पे ये अरगमान भी वहाँ पे था। फिर अरगमान और जो शिराज हैं वो इकट्ठे, उन दोनों के मोबाइल फ़ोन चल रहे थे, उनकी लोकेशंस एक आ रही थी, फिर उसके बाद लोकेशंस अलग हो गई। तो शिराज को भी पुलिस ने बुला लिया, और बुला के जब उसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो वो कमज़ोर आदमी था, उसने फौरी तौर पर बता दिया कि जी अरगमान ने उसको मार दिया, और मारने के बाद हब में हमने उसकी लाश को जला दिया गाड़ी समेत, और उसी की गाड़ी लेके। तो फिर ज़ाहिर है पुलिस के पास ये आ गया मेथड, फौरी तौर पर हब के फिर बलोचिस्तान की गवर्नमेंट को, बलोचिस्तान की पुलिस को एक्टिव किया गया। उन्होंने बताया जी हाँ वाकई इस किस्म की एक गाड़ी मिली थी, उसके अंदर एक लाश भी थी, हमने ईदी के हवाले कर दी थी, और ईदी ने फिर उसे लावारिस समझ के लावारिस करार देकर दफन कर दिया। अब यहाँ पे अलमिया ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर किसी जगह गाड़ी मिल जाए लावारिस, या गाड़ी जली हो या लाश जली हो, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है पुलिस के अंदर। कम से कम एक सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर फौरी तौर पर आप डीएनए करें, डीएनए करने के बाद उसकी रिपोर्ट लें और पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट करें।